गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। कुछ थ्योरीज हम पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में आते हैं, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ मैं H2O के बारे में। H2O के बारे में, यानी कि जिसे हम पानी या क्या कहते हैं, जल कहते हैं, H2O के बारे में। अब देखिए H2O के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। H2O जितना भी है, जल जितना भी है, इसको अगर हम 100% मान लें, इसको हम क्या मान लें, 100% मान लें, तो इनमें से जो पीने योग्य पानी है, पीने का पानी जो है, पीने का पानी, इसका जो परसेंटेज है पीने के पानी का, ये लगभग माना जाता है 2%। ठीक है, अलग अलग मिलेगा। अब ज्योग्राफी में कहीं 2.5% लिखा होता है, लेकिन लगभग में से 2% मान लिया जाता है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, सतही जल, ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो है ये माना जाता है 3%। और बाकी जो है वो उसको माना जाता है ओशियन वाटर, यानी सागरीय जल, वो होता है लगभग 95%। बाकी अन्य अन्य स्रोतों में इन्हीं में हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जानकारी यहाँ पे आ जाती है 95%। अब जल से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो ठीक हो गया, पीने का जो पानी है 2% है, ग्राउंड वाटर 3% है, ओशियन वाटर में हमने 95% रख दिया। ठीक हो गया। और यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ओशियन वाटर में ये बनेगा कि ओशियन वाटर जो है खारा किस वजह से है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन वाटर से बनते हैं। अब यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन आपको देखने शुरू करने। ठीक है, पहली बात यहाँ से कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, ठीक है, पहला पॉइंट आएगा, प्योर वाटर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो शुद्ध जल होगा, प्योर वाटर, इसको बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या माना जाता है, कुचालक माना जाता है। ठीक हो गया। प्योर वाटर से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 हो। कितनी हो, 7 हो। जैसे हम डिस्टिल्ड वाटर को कहते हैं, तो वो प्योर वाटर होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वैसे तो प्योर वाटर जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन प्योर वाटर में हम क्या चीज़ ऐड करें कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। प्योर वाटर में हम क्या मिलाएं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। ठीक हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि प्योर वाटर में जब हम कोई क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एसिड। किसी अम्ल को जब हम प्योर वाटर में मिलाते हैं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो जब हम क्या करते हैं, कोई हमने एसिड इसमें मिलाया और इसका क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, विद्युत अपघटन किया। एसिड में आपको पता है कि आयन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, H+ आयन। जब हम इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो इसके आयन जो होंगे वो टूट जाएंगे। और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर वो होगा जिसमें क्या होंगे, फ्री आयन होंगे, जिसमें क्या होंगे, फ्री आयन होंगे। तो एसिड डालने पे क्या हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब किसी प्योर वाटर में क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, तो तब वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। वरना प्योर वाटर जो होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, वो बेड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक हो गया, एक जानकारी तो ये है। दूसरा पॉइंट वाटर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है। तो 4 स्टेटमेंट लिखे होंगे, उनमें से गलत छांटना होता है। तो एक पहला स्टेटमेंट जो हो गया, प्योर वाटर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बताया कि अगर इसमें क्या करते हैं, हम कोई एसिड मिलाते हैं तो इसको गुड कंडक्टर बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली ये क्या होगा, बेड कंडक्टर होगा। सेकंड पॉइंट, वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था, उभयधर्मी। उभयधर्मी यानी कि जिसमें एसिड और बेस, यानी कि जिसमें कि क्या हो,
यानी कि हम ये बोल सकते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो, प्लस माइनस दोनों चार्ज हो। अब ये क्या बात है, इसको भी समझना है आपको। वो एम्फोटेरिक हो जाता है, उभयधर्मी हो जाता है, जिसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज हो। पहली बात तो यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि ये लाइन किसने बताई कि वाटर इज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, वाटर उभयधर्मी जो है अणु है, ये किसने बताया था? तो बॉस्टैंड, बॉस्टन लॉ में जो हमने पढ़ा था, बॉस्टैंड नाम के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये बात बताई थी कि ये एम्फोटेरिक होता है, वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अब वाटर जो है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, इस बात को किस प्रकार से बॉस्टैंड ने बताया कि एम्फोटेरिक कैसे मान लें हम इसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर जैसे H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे H2O से जुड़े, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े, तो इसमें होगा क्या, इस तरीके से कि यहाँ से एक H जो होगा वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। कहाँ रिप्लेस हो जाएगा? इस H के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे H2 है, दो H हैं, इनमें से एक H जो है वो कहाँ रिप्लेस हो गया, वो आगे H के साथ रिप्लेस हो गया। अब H के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो H तो पहले से थे, एक यहाँ से आ गया तो ये क्या हो गया, S3O। और इस पे चार्ज कैसे आएगा, जो कि ग्रहण करता है उस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। प्लस अब यहाँ पे क्या बचा, एक H बचा है, O बचा है, और यहाँ से क्या हुआ है, डोनेट हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पता लगा हमें कि दो वाटर के मॉलिक्यूल की जब रिएक्शन हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। और अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जिसमें मॉलिक्यूल में होगा उसे क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक कहेंगे। इस वजह से जो ब्रॉस्टैंड है उन्होंने इस तरीके से बताया और ये बता दिया कि वाटर जो है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ने पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये दूसरी एक पॉइंट हो गया किसके बारे में, वाटर के विषय में। ठीक हो गया। एक तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऐसा ही तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। ठीक हो गया। ये बात किसने कही, तो एक साइंटिस्ट ने की, उनका नाम है आरेनियस। वाटर इज एम्फोटेरिक ये तो कहा था ब्रॉस्टैंड ने, और वाटर इज न्यूट्रल ये किसने कहा, आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल में उन्होंने बताया कि इस वजह से, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि पीएच स्केल जो हमने पढ़ा था, पीएच स्केल में हमने पढ़ा था कि 7 जिसकी पीएच वैल्यू आएगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि अगर जो है, जो वाटर है प्योर वाटर, इसकी पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और पीएच जो है इसका हमने देखा है कि -log H, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं वहां पे, H भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक हो गया। अब देखिए जल में क्या होता है, H2O में, H2O में जो होता है वो दोनों प्रकार के हैं, यानी कि OH नेगेटिव भी है और H पॉजिटिव भी है, तभी तो ये न्यूट्रल है। तो इनकी जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, H पॉजिटिव की, ये मैंने बताया था 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और OH नेगेटिव की भी सेम होगी, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, यानी 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और यहाँ से मैंने बताया था कि pH वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो pH वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -log, और H की जगह, H पॉजिटिव की जगह क्या लिख देंगे, 10⁻⁷। अब इस माइनस को बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे -7 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, इंटू में log 10 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी pH वैल्यू 7 आ गया। और pH वैल्यू अगर 7 आ गई तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई जो कि आरेनियस ने बताई कि वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल। इस वजह से वाटर इज न्यूट्रल जो है ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। प्योर वाटर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, ये ब्रॉस्टैंड ने कहा, और तीसरा वाटर इज न्यूट्रल, ये आरेनियस ने कहा। ठीक हो गया, 3 पॉइंट हो गए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, तीनों सही माने जाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। अब इसके आगे एक चीज और देखनी है हमें, इतनी चीज नोट कर लेनी है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था पीएच वैल्यू वाला।
अब इसके आगे की बात हम देखते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं इसके आगे। देखिए एक पॉइंट और, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यानी इसकी संरचना की बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की, तो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में। इसमें पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा वाटर इज एंगुलर, वाटर इज एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, जल जो है ये कोणीय होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? कोणीय संरचना होती है। अब कोणीय का मतलब क्या है यहाँ पे आपको देखना है। जल की संरचना में क्या है, इस टाइप से एक O है, यहाँ से एक S से जुड़ा है और यहाँ से एक S से जुड़ा है। तो इस प्रकार की जो संरचना हो गई वो कैसी हो गई? एंगुलर हो गई, यानी कोणीय हो गई। ठीक हो गया? इसलिए मैंने बोला कि वाटर इज एंगुलर, ये संरचना में कैसा है? एंगुलर होता है। दूसरी बात, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा। यहाँ पे एंगल जो बनेगा बीच में वो कितने डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा, मैं एनसीईआरटी वाला जो है वो एंगल लेके चलना है। ठीक हो गया? यानी कि ये एंगल होता है कितना? 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। कुछ बुकों में सीधे 105 लिखा होता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली याद रखना है जो एनसीईआरटी का 104.5 डिग्री का एंगल होता है। 104.5 डिग्री का ये एंगल होता है जो कि वाटर की संरचना में हम देख रहे हैं। जो ये एंगल बन रहा है ये 104.5 का है। ठीक हो गया? ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया कि वाटर जो है एंगुलर है, और ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई, और एंगल जो आया वो 104.5 का आया। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। अगला पॉइंट है वाटर इज पोलर। वाटर इज पोलर। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। जैसे हम भूगोल में पढ़ते हैं ना, दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वैसे ही हम ध्रुव की बात कर रहे हैं। वाटर इज पोलर। पोलर किस हिसाब से? तो अब देखिए आप पोलर किस हिसाब से। पोलर जब हम इसे देखें तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि इसमें O है और दो क्या है? H है। ठीक हो गया? इनमें अगर हम बात करें चार्ज की, तो H में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और O में जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि इनके विन्यास की भी अगर हम बात करें, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा इसमें और स्लाइटली पॉजिटिव होगा, जो इन दोनों में स्लाइटली पॉजिटिव होगा। क्योंकि जो O होगा इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होता है? 8 होता है, 2 6 इस टाइप से होता है। यानी कि यहाँ 2 की क्या होती है? आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है वो स्लाइटली क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इनमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। कुल मिला के अगर हम इन्हें देखें, यानी 2 H हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, एक O है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज वाला है। कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि इसमें जो है 2 ध्रुव बन रहे हैं, H2 पॉजिटिव वाले बन रहे हैं और एक O नेगेटिव वाला बन रहा है। 2 प्रकार के ध्रुव बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल बन रहा है और एक नेगेटिव पोल बन रहा है। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वाटर इज पोलर। तो ये बात भी सही आ जा रही है कि वाटर जो है वो पोलर, ध्रुवीय होता है, क्योंकि एक साइड इसमें जो होता है वो पॉजिटिव पोल होता है और एक साइड क्या होता है? नेगेटिव पोल होता है। ठीक है? तो ये बात भी, ये वाला पॉइंट भी जो हो गया वो सही हो गया। एंगुलर भी है और पोलर भी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां से एक चीज देखिए और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट आप नोट करोगे। इसमें यहां पे लिख देता हूं मैं इसे। ठीक है, यहां पे मैं इसे बता देता हूं। इसमें कहेंगे पोलर सॉल्यूशन dissolve only polars। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वाटर जो है वो क्या है? पोलर है, ध्रुवीय है, और ये बोल रहा है कि जो ध्रुवीय
विलायक होता है वो केवल ध्रुवीय चीजों को ही क्या करेगा, घोलेगा। जैसे कि अगर हम देखें वाटर जो है पोलर है, वाटर में ऐसा कारण आ सकता है कि वाटर में जो है नमक जो है वो घुल जाता है, क्यों? क्योंकि क्या है, ये भी क्या है, पोलर है, NaCl, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये उन्हीं को घोलेगा, ये उनको घोलेगा, क्योंकि ये पोलर है खुद सॉल्यूशन, तो ये उनको घोलेगा जो क्या होंगे, पोलर होंगे। जैसे वाटर में आप क्या डालोगे, HCl डालोगे तो ये भी घुल जाएगा। कारण इसका क्या होगा कि इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस टाइप से कभी कभी ये आ जाता है कि जल में जो है नमक जो है डिजोल्व हो जाता है। इसका कारण क्या है, कारण यही हो जाएगा कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्यूशन है और NaCl जो है ये भी क्या होता है, पोलर होता है। तो पोलर जो सॉल्यूशन होते हैं वो किसको डिजोल्व करते हैं, ओनली पोलर्स को ही डिजोल्व करते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी यहाँ से निकल के आ जाएगी। अच्छा, इस वजह से वाटर जो है, वाटर को क्या कहते हैं, वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, एंगुलर भी है, पोलर भी है। तो ये कारण जो हो जाते हैं इसके हो जाते हैं कि ये इनको डिसॉल्व कर पाता है। एक तो इसकी एंगुलर संरचना और दूसरा इसका पोलर जो स्वरूप है। इस वजह से वाटर को क्या कहते हैं, कभी आ जाता है कि वाटर को जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। तो इसके दो आंसर आप बोलोगे, एक तो जो इसकी एंगुलर संरचना है इसकी वजह से, और दूसरा जो इसका नेचर है कौन सा, पोलर, इसकी वजह से जो वाटर है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कह सकते हैं हम। ठीक हो गया, इतनी जानकारी हो गई। अच्छा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इस टाइप की वाली चीज़ों को ये घोलेगा। अब एक चीज़ और देखिए आप, वाटर जो है, वाटर के नाम, कितने नाम होते हैं वाटर के। अब आप बोलोगे कि D2O भी होता है एक, ठीक है, एक डिस्टिल्ड वाटर भी होता है। ये वाटर के प्रकार हो गए। या आप बोलोगे कि एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है, तो ये भी सब जो हो गए, एक ड्राई आइस होता है, तो ये भी सब प्रकार हो गए। नेम क्या होते हैं, तो नेम के बारे में देखिए आप, नेम भी आप पूछ लेते हैं कभी। 2 टाइप्स ऑफ नेम, 2 टाइप्स ऑफ नेम। वाटर के 2 नाम होते हैं, कौन से, उन्हें हमें देखना है, संरचना से ही वो नाम पता लगेंगे। ठीक हो क्या, देखो H2O, H2O, ये H2O हो गया। ठीक हो गया, इसमें देखो क्या क्या है, इसमें एक जो है वो H पॉजिटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है, और साथ में जो है वो क्या है, O जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इस टाइप की स्थिति जो है इसमें H 2 है वो 2 है। इस टाइप की स्थिति जो है H जो है वो क्या है, 2 है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस टाइप की स्थिति इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका एक आपने पहले बचपन में देखा होगा, एक जो मेथड होता है वो क्रॉस मेथड होता है, यानी कि नेमिंग का जो होता है वो क्रॉस मेथड होता है। क्रॉस मेथड में क्या होता है कि इसमें कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसमें क्रॉस में क्या होता है कि जो इसके यहाँ, जैसे H पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो जो इसके सिर में है इसको इसके पैरों में लाते हैं, और जो इसके सिर में है इसको इसके पैरों में ला देते हैं। इसको क्रॉस मेथड कहते हैं। ठीक है, बचपन में बुकों में देखा होगा आपने, नाम निकालने के लिए इस टाइप का मेथड रहता है। इसको अगर इसके ऊपर जो है 2 नेगेटिव है, इसके पैरों में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2 नेगेटिव। इस टाइप से हो जाएगा H2 नेगेटिव। और इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, O पॉजिटिव। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से जब हो जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, H2 नेगेटिव को हाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। हाइड्राइड, और इसको बोलेंगे ऑक्साइड। अब यहां से देखिए नाम कैसे बनाएंगे हम, नाम कैसे इसका बनेगा। एक नाम तो होगा कि यहां से शुरू करेंगे हम, ठीक है, यहां से नेमिंग शुरू करेंगे। तो पहला नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ, जो इधर वाला तत्व होगा, इधर क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। एक नेमिंग तो ये हो गई, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरी नेमिंग इधर से करेंगे, हाइड्राइड ऑफ, इधर वाले का नाम लिख देंगे ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टाइप से 2 नेम हो गए इसके। एक हो गया हाइड्राइड
ऑफ ऑक्सीजन, ये दो नाम होते हैं जल के। क्या होता है, एक ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा होता है हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो नेम जो होते हैं वो किसके होते हैं, जल के नेम होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए इसके विषय में। तो ये बात भी आपने समझ ली होगी। ठीक है, ये क्रॉस मेथड जो होगा आपको 9-10 की बुक में मिल जाएगा कि किस टाइप से क्या होते हैं, नाम इनके रखे जाते हैं। उसमें इसको हाइड्राइड बोलेंगे, इसको ऑक्साइड बोलेंगे। नेमिंग में कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से शुरू करना है तो ऑक्साइड ऑफ पहले वाले तत्व का नाम लिख देंगे हाइड्रोजन, और इधर से शुरू करना है तो हाइड्राइड ऑफ इधर वाले का नाम लिख देंगे ऑक्सीजन, और फिर ये दो नेम हो जाएंगे किसके, वाटर के। ठीक हो गया, ये जानकारी इससे जुड़ी भी हो जाएगी। अब इससे आगे की थोड़ी सी जानकारी हम और करते हैं और बातें जानते हैं जल के विषय में। ठीक है, एंगल भी आ जाता है और कई सारे तथ्य भी आ जाते हैं जल के विषय में, जनरली हमें पता होने ही चाहिए। अच्छा, बात करते हैं बॉन्डिंग ऑफ वाटर की। बॉन्डिंग ऑफ वाटर यानी जल में जो बंध होते हैं उनके विषय में बात करते हैं, बॉन्ड के विषय में बात करते हैं। तो जल में आपको पता होगा किस टाइप का बंध होता है, किस टाइप का बंध होता है जल में। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा सा समझना है, कई बार हम जल्दी में से टिक कर लेते हैं। दो बातें बता रहा हूं मैं आपको। देखो जल में देखो H2O है। ठीक हो क्या, अगर वो पूछेगा कि जल के मॉलिक्यूल में, अभी मैं इसको बता भी रहा हूँ डिटेल में, लेकिन अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक जल का मॉलिक्यूल है, एक जल का मॉलिक्यूल है H2O दिख रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध होता है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है। लेकिन अगर वो बोले जल के दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बंध होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दोनों का अंतर समझो आप आराम से। जब वो जल के एक अणु की बात करें और इसमें बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध होगा, तब होगा कोवैलेंट बंध। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। लेकिन जब बोले कि जल के दो अणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है, तो तब कौन सा बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक हो गया, इसमें क्या हो जाता है कि जल्दीबाजी में हम सीधे हाइड्रोजन ही बॉन्ड टिक कर लेते हैं और फिर ये गलत हो जाएगा। किस तरीके से होता है इस बात को हम देखते हैं। अब बॉन्डिंग से देखने से पहले हम देखते हैं कि जब उन्हें बताया कि H2O इसमें हाइड्रोजन और इसके बीच में कौन सा बंध होना है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध होना है, सहसंयोजक बंध होना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना है, सहसंयोजक बंध। जबकि वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच का बंध है कौन सा, हाइड्रोजन बंध। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि पहले सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी जो तत्व होता है वो स्थायी होने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए हमेशा अपने बाहरी कोश में या तो इलेक्ट्रॉन चाहता है 0, या चाहता है 2, या चाहता है 8। ठीक हो गया। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि हर जो तत्व होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, जिसके लिए वो अपने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन चाहता है या तो 0, या तो 2, या तो 8 चाहता है। ठीक हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड उसे कहते हैं कि माना बात जो है A एक तत्व है और B एक तत्व है। ठीक हो गया। और ये दो क्या कर रहे हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो जहां पे शेयरिंग होती है यानी डोनेट नहीं किया, ना A ने डोनेट किया ना B ने डोनेट किया, किसी ने डोनेट नहीं किया, बल्कि क्या हो रही, शेयरिंग, साझा। तो जहां पे क्या होती है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जहां पे, उस वाले बंध को बोलते हैं क्या, सहसंयोजी बंध कहते हैं। जहां पे डोनेट ना करें, कोई एक्सेप्ट ना करे, बल्कि क्या करें, साझेदारी करें, उसको बोलते हैं क्या, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखो H2O जो है इसकी संरचना में क्या है कि 2 H है, 1H1 1H1, 2 H दिख रहे हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1S1 हो जाएगा, ये 1S1 हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक दिख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1S2 2S2 और 2P4, इस टाइप की स्थिति। अब जो इसका कोष है 2 वाला, लास्ट वाला कोष ये हो जाएगा, गिनती में मैंने बताया था आपको, ऐसे देखते हैं, यानी लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6,
और यहाँ कितने कितने हैं इनके लास्ट में, एक एक है, कितने कितने, एक एक है। ठीक हो गया, इतनी जानकारी है। यानी कुल मिला के इनमें जो है एक इसमें 2 है और इसमें कितने हैं, 6 है। इस टाइप की स्थिति यहाँ पे बनी हुई। अब होगा क्या स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा कि इस टाइप से चल रहा है, ये हाइड्रोजन है, इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। पर यहाँ पे जो है एक कार्बन है और कार्बन जो है इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने कार्बन नहीं, ऑक्सीजन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने 6 बना दिए। ठीक है, तो इस टाइप से इस पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 1 एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अगर देखा जाए तो इसको 8 करने के लिए कमी है कितने की, 2 की, क्योंकि 6 है तो कमी कितने की है, 2 की है। इनमें जो है टोटल जो है 2 है, इनमें कमी कितने की है, 6 की। इनमें कमी कितने की है, 6 की दिख रही है हमें। ठीक है, इसमें तो 2 की कमी है और इसमें कितने की कमी आ रही है, 6 की कमी देखने को हमें मिल रही है। इस टाइप की स्थिति इसमें बनी हुई है। तो ऐसे में ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। किस टाइप से, जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक हो गया, ये ऑक्सीजन जो हो गया, इसमें क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी एक ये। ठीक है, और यहीं से एक बॉन्डिंग जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी कि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जो हो जाएगा, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे, इसमें भी 8 पूरे हो जाएंगे और ऑक्सीजन में भी क्या हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बना, सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस टाइप की स्थिति जो आती है वो ये आती है। जबकि H2O को जब जोड़ते हैं तो इस बात को भी देख लो आप, जब H2 और H2O जुड़ेंगे तो किस टाइप से जुड़े हुए होते हैं, वो इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं जैसे कि ये एक H जुड़ गया, ये एक H जुड़ गया, यहाँ से H, यहाँ से जो है वो क्या हो गया, एक और जो है O जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया। तो इस टाइप से H2 यानी ये वाला जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जल के 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बंध बन रहा है, यह हाइड्रोजन बंध है। जबकि जल के एक अणु के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बन रहा है वो सहसंयोजक बंध होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और सहसंयोजक बंध जो है उसमें क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डोनेट नहीं करता है कोई, एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक हो गया, इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की जानकारी, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो बोलेगा निम्न में से 4 ऑप्शन देगा किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो कैसे आप बिल्कुल आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड को छांट सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है किसमें, कैसे छांटोगे उसको भी मैं आपको बताता हूँ। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ से 2 बेसिक क्वेश्चन थे जिनमें जनरली हम हर एक का आंसर टिक कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और गलत भी हो सकता है कभी। ठीक है, तो चलो और आगे की बात देखते हैं। इससे आगे की बात हम देखते हैं। बात कर रहा हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, इसकी पहचान कैसे होगी, इसके विषय में बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक हो गया, आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा वहाँ पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा किससे जुड़ा होगा। एक चीज़ आपको रखनी है याद, फॉन, PFON, फॉन। जब हाइड्रोजन फॉन मतलब है, इसका मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अन्य किसी जगह पे नहीं होगा। यानी जब भी आप फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ H के साथ जरूर कहीं ना कहीं पे आ जाना चाहिए F या फिर O या फिर N, जैसे कि वो इस टाइप से। यानी होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज़ें जुड़ी होती हैं वहीं पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इन 3 में होता है। ठीक हो गया, ये क्या है, फ्लोरीन, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, नाइट्रोजन। फॉन से इसे आप याद रख सकते हो।
तो दोस्तों इनमें जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है और इनमें से किसी के बारे में हमें पढ़ना भी है थोड़ा बहुत। तीसरा ऑप्शन जो है वो है C2H5OH और चौथा ऑप्शन जो है वो है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है CH3। तो इनमें बताना है किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस में नहीं है, ठीक है। तो पहले में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसमें होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस तो कहीं आया नहीं है तो इसमें नहीं होगा। C2H5OH में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इस ढंग से पहचान करनी है। अब इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले प्रमुख तत्व हैं इनसे भी कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। जैसे NH3 मैंने बताया, PS3 जो है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, भले इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इनमें जब हम देखेंगे तो NH3 है, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बात निकल के आई कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है। तो कभी आ जाएगा अमोनिया में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अमोनिया से जुड़ा हुआ जो फ्रेश यूरिन होता है, फ्रेश यूरिन, इसमें जो स्मेल आती है, ठीक है, फ्रेश यूरिन में जो स्मेल आती है ये किसकी वजह से स्मेल आती है, तो किसके कारण आती है, ड्यू टू अमोनिया, यानी कि अमोनिया के कारण, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन भी हो गया कि जो फ्रेश यूरिन होता है इसमें जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। एक और पॉइंट आ जाएगा कि अमोनिया का यूज किसको बनाने में होता है, यूरिया बनाने में, ठीक है, यूरिया बनाने में होता है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा NH2CONH2। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला पदार्थ जो था वो यूरिया था, आगे हम बात भी करेंगे इसकी, NH2CONH2। तो यूरिया बनाने में भी इसका यूज होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा है, इसे याद रखना आप। एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया में अमोनिया का प्रतिशत कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया में अमोनिया कितने प्रतिशत होता है, तो आपको याद रखना है कितने परसेंट होता है, 46% अमोनिया होता है, 46% अमोनिया होता है, 46% अमोनिया होता है किसमें, यूरिया में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जो होता है, ठीक है, इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन फ्रिज एंड AC। जो लिक्विड अमोनिया होता है इसका परशीतक की तरह प्रयोग करते हैं हम किसमें, यानी ठंडा करने के लिए इसका यूज करते हैं हम फ्रिज और AC में। जो रेफ्रिजरेटर और AC होता है इसमें यूज की जाती है, लिक्विड अमोनिया का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको अमोनिया के बारे में याद रखनी है। क्या, एक तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है, फ्रेश यूरिन में जो स्मेल होती है वो अमोनिया की वजह से होती है, यूरिया बनाने में इसका यूज होता है, यूरिया में अमोनिया का प्रतिशत 46% होता है, और लिक्विड अमोनिया जो है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है फ्रिज और AC में। ये बात आ गई किसके बारे में, अमोनिया के विषय में। अच्छा, और आगे की जानकारी देखिए आप। दूसरा जो है वो है PH3 लिखा था मैंने। पहली बात इसका नेम आएगा कि क्या कहते हैं इसे, PH3 को, तो इसे कहते हैं फॉस्फीन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फॉस्फीन, PHOSPHENE, फॉस्फीन, फॉस्फीन कहा जाता है इसे, ठीक हो गया। इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था इसमें, नहीं था, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था इसमें। पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, नहीं तो हम कंपाउंड कौन सा पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। लेकिन ये क्लियर सी बात है कि फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, P से जुड़ा है, फॉस्फोरस से जुड़ा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। लेकिन फॉस्फीन से ही नाम से जैसा एक और होता है फॉस्जीन, एक क्या होता है, एक होता है फॉस्जीन,
एक होता है फॉस्फीन PS3 और एक होता है फॉस्जीन। इसका फॉर्मूला कभी आ जाता है, ये होता है COCl2। ठीक है, COCl2 को क्या कहते हैं हम, फॉस्जीन कहते हैं। ठीक है, फॉस्फीन और फॉस्जीन, ये फॉस्फीन और फॉस्जीन दोनों क्या होते हैं, जहरीली गैसें होती हैं, दोनों जहरीली गैसें होती हैं। फॉस्जीन का कई बार आ जाता है कि फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, COCl2, और फॉस्फीन आएगा तो क्या आएगा, PS3। फॉस्फीन, फॉस्जीन, फॉस्जीन जब आएगा COCl2 आपको याद रखना है। और ये आपने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि जो हिटलर था उसने जब विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान उसने एक गैस के चैम्बर बनाए हुए थे और उस गैस के चैम्बरों में उसने फॉस्फीन और फॉस्जीन दोनों का वो यूज करता था, लोगों को उसमें डालता था और जिससे लोगों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि ये क्या होती है, जहरीली गैसें होती हैं, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाती हैं ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कट कर देती हैं और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों का यूज किया था हिटलर ने भी, ऐसे गैस चैम्बर उसने बनाए हुए थे और उनमें वो लोगों को रखता था। अब देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, ये आपने सुना भी होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, हिंदी में भी क्लोरोफॉर्म लिखेंगे इससे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि CHCl3, ये इसका फार्मूला होता है CHCl3। इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इसलिए हम बात कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म में हमें दिख ही रहा है कि इसमें कहीं से ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ, कहीं से फ्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ, कहीं से जो हमने बताया था कौन से, ये वाले, तो कहीं से नाइट्रोजन भी नहीं जुड़ा हुआ, तो इसमें कहीं हाइड्रोजन बंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसकी बात क्यों हो रही, आपको पता ही है कि क्लोरोफॉर्म का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, बेहोशी के लिए होता है। बेहोशी, जैसे आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र में भी इसका यूज है। ठीक हो गया। और ये आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है, जब हम अपनी लैब की बात करते हैं, प्रयोगशालाओं की बात करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म जो रखी जाती है ये डार्क ब्राउन यानी गहरे भूरे रंग की बोतल में रखी जाती है और हमेशा कपड़े से बांध के रखी जाती है। तो इसका कारण क्या है, एक तो इसे डार्क ब्राउन बोतल्स में रखा जाता है और कपड़े से बांध के रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण क्या होता है, इस बात को हम देखते हैं कि क्या कारण है कि इसे डार्क ब्राउन में रखा जा रहा है कपड़े से बांध के। ये CHCl3 है। अगर हम इसे डार्क ब्राउन में ना रखें और कपड़े से बांध के ना रखें तो ये किससे कांटेक्ट करेगी, ऑक्सीजन से, और कपड़े से भी नहीं बंधी हुई है तो किससे कांटेक्ट कर जाएगी, सनलाइट से। तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एक तो ऑक्सीजन के और दूसरा किसके, सनलाइट के। और जैसे इसके कांटेक्ट में आती है ये बनाती है COCl2। COCl2 क्या था, फॉस्जीन, और फॉस्जीन गैस जो होती है वो क्या होती है, जहरीली गैस होती है। तो फॉस्जीन का निर्माण ये कर लेती है, इसलिए इसको रखा जाता है इसमें। ठीक है, ताकि ये क्या करे, ऑक्सीजन और सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, वरना फॉस्जीन गैस बनेगी और फॉस्जीन एक जहरीली गैस होती है। तो ऐसे में होगा क्या, जनरली क्या होता है, जो चोर वगैरह होते हैं, लुटेरे वगैरह, वो क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोशी का काम करते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में वो दिन में यूज करें क्लोरोफॉर्म का, तो बेहोशी की जगह व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि उस समय क्या होगा कि ऑक्सीजन और सनलाइट के जब संपर्क में आ जाएगा वो क्लोरोफॉर्म, तो वो क्लोरोफॉर्म नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, फॉस्जीन बन जाएगा, और फॉस्जीन की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जरूरी ये नहीं होता कि दिन में अगर ये सनलाइट और इसकी प्रेजेंस में आ रहा है तो ज़्यादा क्लोरोफॉर्म से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो क्लोरोफॉर्म किस में चेंज हो जा रहा है, फॉस्जीन में चेंज हो जा रहा है, COCl2 में चेंज हो जा रहा है। तो इतनी जानकारी हमने पढ़ ली। इससे आगे हमें और जानकारी, अभी वाटर के विषय में कुछ और जानकारियाँ हमें पढ़नी है। आज जो है हमने इतनी जानकारियाँ की हैं, इनको आपको नोट रखना है और याद रखना है। ठीक हो गया, तो इतनी जानकारी अभी के लिए हो गई है, इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।